Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am अमनदीप. हम कवर कर रहे हैं भारत में शासन प्रणाली, जिसके अंदर हम देख रहे थे शासन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता. हमने अब तक कवर कर लिया है समाज में परिवर्तन. एक बार हम पिछले 2 वीडियोस में जो हमने पढ़ा था उसे एक बार कवर कर लें, ताकि आप अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आपको एक बार समझ आ जाए, समरी आपको समझ आ जाए, और फिर आप जाके पूरा वीडियो देख लेना अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो. ठीक है, तो अपने समझते हैं. हमने लास्ट वीडियो में देखा था शासन क्या होता है. ठीक है, शासन क्या होता है, शासन का अर्थ क्या होता है. शासन सरकार के काम करने के तरीके को कहते हैं. सरकार किस तरीके से काम करती है, उसी काम करने के तरीके को बोलते हैं शासन. अब सरकार क्या होती है. ठीक है, सरकार क्या होती है. सरकार देखो राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय होता है. राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय होता है. अब इस समुदाय में बहुत सारे लोग होंगे. ठीक है, अब इस समुदाय के अंदर बहुत सारे लोग होंगे. जब इस समुदाय के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो इसमें से जो सर्वोच्च होंगे, ठीक है, जो दी बेस्ट होंगे, जो सर्वोच्च होंगे, उन सर्वोच्च अधिकारियों का समुच्चय होता है. ठीक है, सरकार क्या होती है, राजनीतिक दृष्टि से संगठित एक समुदाय होता है. इस समुदाय के अंदर बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लोग होते हैं. इन अधिकारियों में से जो सर्वोच्च अधिकारी है उन अधिकारियों का समुच्चय, ठीक है, उन अधिकारियों का मिलकर बनाया गया ग्रुप. ठीक है, ये समुच्चय क्या करता है, समाज के अंदर संसाधनों का वितरण करता है. और वितरण किस प्रकार का होगा, विनिधान तरीके से होगा. कैसे होगा, विनिधान तरीके से. ठीक है, विनिधान तरीके से कैसे, कि जो भी अगर संसाधन सरकार समाज के अंदर दे रही है, बांट रही है, तो वो संसाधन कैसे बांटेगी, बाध्यकर तरीके से बांटेगी. कि सरकार बाध्यकारी तरीके से बांटेगी कि संसाधनों का वितरण करना ही है, ऐसा वितरण करना है कि समाज के किसी एक तबके के पास में ये संसाधन ना जाए. ठीक है, न्याय संगत, सभी को एक बराबर रूप में आए. ठीक है, इसके अंदर कोई गपाला या फिर कोई भी अन्यायिक बात ना हो. जो लोग पिछड़ चुके हैं उन लोगों तक बेहतर क्वालिटी प्रदान करना, वहां तक पहुंचाना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है. और विधि के अनुकूल, ऐसे नहीं अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग आप वितरण कर रहे हो, नहीं. जो विधि के अंदर लिखा गया है, जो संविधान के अंदर लिखा गया है, उसी के अनुसार वितरण किया जाएगा. तो आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा. सरकार क्या होती है, सरकार राजनीतिक दृष्टि से संगठित समुदाय में से सर्वोच्च अधिकारियों का समुच्चय होता है जो समाज में संसाधनों का आधिकारिक विनिधान करता है. ठीक है, और क्या करती है सरकार, विधियों का निर्माण करती है, विधियों का विकास करती है और उसे क्रियान्वित करती है. उसी पूरी व्यवस्था को हम सरकार कहते हैं. आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा. फिर बात करते हैं, हमने बात की थी शासन का दर्शन. शासन का दर्शन हमें क्या कहता है. अगर हम कोई भी विचारधारा लेते हैं, कोई भी अगर हम कानून लाते हैं, कोई भी नई चीज अगर हम लेके आते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत होता है, कोई ना कोई दर्शन होता है. उसी प्रकार से शासन एक विचार है. ठीक है, इस विचार के पीछे भी कोई सिद्धांत होंगे. शासन का कहना यह है कि जो शासन होता है, ठीक है, शासन का सिद्धांत कहता है शासन विश्वासों और व्यवहारों का समूह होता है. ठीक है, विश्वास और व्यवहार का समूह होता है. जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि वो व्यक्तियों और संस्थाओं के कार्यों को श्रेष्ठ बनाए. व्यक्ति यानी कोई भी अधिकारी है, उसके कार्य को श्रेष्ठ बनाए. अगर कोई संस्था की बात करें तो अपने नीति आयोग ले लेते हैं. ठीक है, या फिर निर्वाचन आयोग आप ले लीजिए. निर्वाचन आयोग एक संस्था है, तो ये निर्वाचन आयोग बेहतर तरीके से काम करे, ये जिम्मेदारी होती है सरकार की. उसके कार्यों को श्रेष्ठ बनाना और उत्तम बनाना, ये कार्य होता है शासन का. ठीक है, ये शासन का दर्शन कहता है कि शासन जो है वो व्यवहारों और विश्वासों का समूह है, जो जिसका उद्देश्य क्या है, व्यक्ति और समुदाय के संस्थाओं के कार्यों में श्रेष्ठता लाना. ठीक है, उसे बेस्ट बनाना. अब ये श्रेष्ठता लानी क्यों है, क्योंकि ये पूरी सरकार जो होती है ना, पूरी सरकार जो होती है वो संस्थाओं पर आधारित होती है. ठीक है, उन संस्थाओं पर आधारित होती है जो सरकार और व्यक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करते हैं. ठीक है, अपने कह रहे हैं कि संस्थाओं को डेवलप करें, उनके कार्यों को श्रेष्ठ बनाएं.
क्यों बनाए? क्योंकि पूरी सरकार संस्थाओं पर आधारित होती है, ठीक है, पूरी संस्थाओं पर आधारित होती है। ओके, जब ये संस्थाएं बेस्ट होंगी तो ये सरकार और व्यक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करने में हेल्प करेगी। एज एग्जाम्पल न्यायालय, ठीक है, कोर्ट, ये सरकार और व्यक्ति के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। फिर इसका थर्ड पॉइंट था, शासन जो है वो एक क्षेत्र है जहां पर रचनात्मक विकास होता है, क्रिएटिविटी होती है जहां पर, ओके, जहां पर क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मक विकास होता है इस क्षेत्र के अंदर। यहां पर रचनात्मक कैसे? सरकार द्वारा की जाने वाली पहलें, ठीक है, सरकार द्वारा की जाने वाली पहलें, सरकार की शक्ति और सरकार की इंटेलिजेंसी, इसका यूज कहां पर होना चाहिए? जो भी ये क्रिएटिविटी कर रही है उस सारी क्रिएटिविटी का पूरा उद्देश्य होना चाहिए कि वो जनता के हित में हो, शासन ये कहता है। क्लियर है? फिर उसके बाद में कहते हैं कि शासन बाहरी अवधारणा नहीं है, पूरा व्यक्ति जो है, व्यक्ति का दर्शन ही शासन है, ठीक है, जो व्यक्ति का दर्शन है वही शासन है। यानी व्यक्ति जो भी आचरण निहित करता है, अपने आप में समाहित करता है, उसे हम दर्शन कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, शासन कह सकते हैं। देखिए, शासन व्यक्ति का आंतरिक शासन, व्यक्ति को पता है, किसी भी एक व्यक्ति को अपने मान लेते हैं, एक व्यक्ति है, उसे पता है कि मुझे क्या काम करना है, अगर वो उसे सिस्टमैटिक तरीके से करता है, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से करता है तो वो उसका शासन है। अगर वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करता है तो वो दूसरे व्यक्ति का शासन है, खुद पर, अपने कार्यों पर। तो व्यक्ति का दर्शन ही क्या है? शासन है। शासन हमेशा कैसा होना चाहिए? जन इच्छा और जनहित पर आधारित होना चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी आपको, है ना? हमने अभी तक समझ लिया शासन और सरकार, ठीक है, शासन का दर्शन हमने समझ लिया है। ओके, ये पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट ही समझा दिया आपको। अब अपने बात करते हैं शासन के लिए नौकरशाही की आवश्यकता क्यों है। नौकरशाही एज बिफोर, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, नौकरशाही शासन करने के लिए, शासन संचालन के लिए स्थायी अधिकारियों का समूह होता है, ठीक है, यहां पर पॉइंट रखना याद आप, स्थायी अधिकारियों का समूह होता है। ये अधिकारी सरकार आए जाए, कोई भी सरकार आए जाए, इन अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है इनसे, ये स्थायी रहते हैं। इनको सिर्फ नीतियों को लागू करना होता है, उसे क्रियान्वित करवाना होता है, ठीक है। शासन संचालन के लिए इन अधिकारियों की जरूरत होती है, ठीक है। प्रशासनिक ढांचे को, सार्वजनिक नीतियों को, नियमों को और कानूनों का क्रियान्वयन करने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी ढांचे को हम कहते हैं नौकरशाही। क्लियर है? पूरा का पूरा ढांचा जो किसे बना है? स्थायी अधिकारियों से, शासन संचालन के लिए, और इसी ढांचे को हम कहते हैं नौकरशाही। हमने नौकरशाही के प्रकार देख लिए थे, जिसके अंदर हमने परंपरागत नौकरशाही देखी थी, फिर हमने सरपरस्त देखी थी, लोकतांत्रिक देखी थी, ठीक है। लोकतांत्रिक जो नौकरशाही है वो हमारा उद्देश्य है। अभिभावक नौकरशाही हमने देखी थी जो रूस और चाइना के अंदर है, और विधिक नौकरशाही जो भारत के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो विधिक नौकरशाही कौन सी होती है? वो नौकरशाही होती है, वो प्रशासन होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो विधियों के अनुसार होता है, नियमों के अनुसार होता है। कोई भी कार्यालय का में अगर आपको काम करना है, ऑफिस में अगर आपको कोई काम करना है तो आपको वो विधि के अकॉर्डिंग करना होगा, उस ऑफिस के नियमों के अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चुना गया है, वो आपकी योग्यता और कार्य विशेषता के आधार पर चुना गया है। ये होती है विधिक नौकरशाही, जिसके अंदर श्रम विभाजन होता है, काम बांटे जाते हैं अधिकारियों को, और प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर अधिकारी होता है। पद गोपनीयता का जो सिस्टम होता है वो विधिक नौकरशाही के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आर्थिक परिवर्तन की, उससे पहले सामाजिक परिवर्तन को और समझ लेते हैं कि नौकरशाही की आवश्यकता हुई क्यों है। कि हम विधिक नौकरशाही की बात कर रहे थे, विधिक नौकरशाही, इसकी कुछ कमियां थी जिस वजह से हम लोकतांत्रिक नौकरशाही की बात करने लगे थे। लोकतांत्रिक नौकरशाही की आवश्यकता है क्योंकि विधिक नौकरशाही में बहुत सारी कमियां हैं। देखो, विधिक नौकरशाही के अंदर एक तो बात यह है कि व्यक्ति जो है ना वो विधि के अकॉर्डिंग काम करने लगता है, ठीक है, विधि के अकॉर्डिंग काम करने लगता है। जब ये
अब जब ये विधि के अकॉर्डिंग काम करेगा तो विधि कहती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को आप अगर कोई भी मान लीजिए नियम बना दिया, कोई भी नीति बना दी, वो नीति किसी विशेष समुदाय के लिए बना दी, ठीक है, विशेष समुदाय यानी पिछड़े समुदाय के लिए बना दी है। लेकिन हो सकता है कि मान लीजिए अब ओबीसी का एक व्यक्ति है, ठीक है, ओबीसी का एक व्यक्ति है, वो बीमार हो गया है लेकिन वो है गरीब। अब वो जाता है एक प्रशासनिक अधिकारी के पास में, वो कहता है कि देखिए साहब मैं काफ़ी बीमार हो गया हूँ, मुझे कोई योजना का अगर लाभ मिल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। अब योजना भी आई हुई है, लेकिन योजना क्या कहती है कि इन पर्टिकुलर लोगों को देनी है, लेकिन ये भी तो बीमार है, इसे भी तो जरूरत है। यहाँ पर ये जो प्रशासक होगा, यहाँ पर जो ये नौकरशाह होगा, वो चाहेगा हेल्प करना, लेकिन विधि क्या कह रही है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, नैतिकता का अभाव उत्पन्न होने लग गया है। यहाँ पर विधि की इतनी जटिलता होने की वजह से नैतिकता का अभाव होने लग गया है। जो करना चाहता है हेल्प वो भी नहीं कर पा रहे और विधि के दायरे से बाहर भी नहीं जा सकते। इसीलिए जरूरत है लोकतांत्रिक नौकरशाही की, ठीक है, इसीलिए जरूरत है लोकतांत्रिक नौकरशाही की। अब ये लोकतांत्रिक नौकरशाही कैसी होती है भी, क्या ये थोड़ी अलग होती है? देखो, लोकतांत्रिक नौकरशाही के अंदर विधि तो होगा ही, विधि तो होगी ही, ठीक है, विधिक उत्तरदायित्व तो होगा, लेकिन उसके साथ में अभी हमने किसकी बात की थी, नैतिकता का अभाव है ना। विधिक उत्तरदायित्व के साथ में नैतिकता को प्रोत्साहन दिया जाएगा, नैतिकता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। लोकतांत्रिक नौकरशाही के अंदर क्रिएटिविटी को फोर्स किया जाएगा, ठीक है, क्रिएटिविटी पर ध्यान रखा जाएगा, सृजनशीलता पर, और उसके काम करने का तरीका क्या है, कार्य पद्धति क्या है, उसके अनुकूल उसे वर्क दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, लोगों का मन करेगा काम करने का, और इससे क्या होगा, लोगों के हितों का, उनके सुखों का, उनकी समृद्धि का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और उसकी रक्षा कर पाएंगे वो लोग, है ना। इसलिए लोकतांत्रिक नौकरशाही जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि समाज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, समाज के अंदर चेंज आ रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लोकतांत्रिक, समाजवादी, ठीक है, और पूंजीवादी सारी प्रकार की विचारधाराएं हैं। जब सारे प्रकार की विचारधाराएं हैं तो केवल अकेली विधिक नौकरशाही सभी प्रकार की विचारधाराओं को टैकल नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपने लोगों के अंदर चेतना बढ़ रही है, अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। जब उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और उनको उनके अधिकारों के लिए अगर काम करना है तो एक सक्षम नौकरशाही की जरूरत है, जो लोकतांत्रिक नौकरशाही में है। यहाँ पर कोई बोरियत नहीं है लोकतांत्रिक नौकरशाही में, यहाँ पर वो अपने जिस तरीके का वो काम करना चाहते हैं उस तरीके के काम करने के अवसर उन्हें दिए गए हैं, ठीक है। आज के जो लोग हैं वो सामाजिक न्याय की अवधारणा कोई विधिगत बाध्यता के आधार पे नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें विधियों के अकॉर्डिंग, किसी ने मेरे डंडा मारा तो मुझे न्याय दो, ये बात नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि ये व्यक्ति गरीब है, इतने लोग गरीब हैं, तो इन सारे गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इनको इनकी गरीबी दूर करने की जरूरत है। पर्यावरण की बात की जा रही है, नेचर की बात की जा रही है, चिकित्सा की बात की जा रही है, शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई एक व्यक्तिगत ने अगर कोई अपराध कर दिया है तो उस अपराध की बात तो चलो है ही, लेकिन सभी जनहित के लिए याचिकाओं के आधार पर, है ना, मानवीय मूल्यों के लिए अब न्याय की मांग की जा रही है, जिसके लिए एक सक्षम नौकरशाही होनी जरूरी है, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं तो विकेंद्रीकरण की आवश्यकता बढ़ रही है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे हमें समझना है। अब हम बात करते हैं आर्थिक परिवर्तन की, ठीक है। अब हमने सामाजिक परिवर्तन देख लिया है, आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। आर्थिक परिवर्तन देखिए, आज का टाइम ऐसा है, देखिए अपने पहले बात करते हैं पहले के टाइम की। देखिए पहले के टाइम से आज का दायरा, जो व्यापार का दायरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी इंक्रीज हो गया है। अब ये व्यापार का दायरा बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग व्यापार के अंदर आ रहे हैं, तो कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई तो किसी के पास में कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो आर्थिक अनियमितता बढ़ेगी, ठीक है, आर्थिक अनियमितता बढ़ गई। फिर मौद्रिक नीतियों में भी परिवर्तन आने लग गया धीरे धीरे। ये सारे आर्थिक परिवर्तन हम हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे अपने करीब बात कि सबसे पहले हम क्या सोचते थे, जब पहले का टाइम था कि हमें अगर कोई चीज़ मिलनी है चाहिए तो हमें चाहिए वो सस्ती और टिकाऊ,
कि सस्ती हो और काफी लंबे टाइम तक चल जाए। फिर थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, बोले कि हमें सस्ता चाहिए, चलो ठीक है टिकाऊ है लेकिन ये सुंदर नहीं लग रहा भाई, टिकाऊ है चलो सुंदर भी तो लगे, तो टिकाऊ चाहिए, सस्ता चाहिए, टिकाऊ चाहिए और सुंदर भी चाहिए। अब क्या हो गया, कंपटीशन और बढ़ गया, भी ये हमारी कंपनी की चीज देखो, ये सस्ती भी है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है, अब लोग उस तरफ जाएंगे। फिर आ गए कि चलो सस्ता भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए, सुंदर भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें जल्दी भी चाहिए। कंपनियों में और ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया। तो ये क्या है, ये आज क्या आर्थिक परिवर्तन है, चेंजेस है आर्थिक, ठीक है। अब अपने इसको समझेंगे। वर्तमान समाज में अर्थव्यवस्था के संचालन में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आमूलचूल पूरी तरीके से बदला हुआ, अर्थात व्यापार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन का स्तर बदल रहा है, जहां पर केवल कीमतों के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है, सिर्फ कीमतें नहीं है कि हम कम रेट में दे रहे हैं, यहाँ पर जो ज्यादा जल्दी पहुंचा रहा है ना, तीव्र वितरण, ठीक है, फास्ट डिलीवरी, होम डिलीवरी, तो इसने भी कंपटीशन बढ़ा दिया। अमेजन पर हम जाते हैं कि वन डे में हमें कल ही चाहिए ये चीज, तो वो रेट बढ़ा देंगे उस चीज का, लेकिन हैंड टू हैंड आपको डिलीवरी नेक्स्ट डे मिल जाएगी। ये है फास्ट टेक्नोलॉजी, फास्ट डिलीवरी, है ना। तो ये इसने क्या बना दिया, कंपटीशन बढ़ा दिया है। तो ऐसी स्थिति में इतना कंपटीशन बढ़ गया है तो हो सकता है अराजकता फैल जाए। इस अराजकता को रोकने के लिए राज्य और नौकरशाही तंत्र का ये दायित्व बनता है कि प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त उपबंध करे। अब एक एग्जांपल अपने लेते हैं, प्रतिस्पर्धा की बात आ गई। मान लीजिए कंपनी है बिस्किट की पार्ले जी, ठीक है, पार्ले जी, हर दुकान पर पार्ले जी के बिस्किट होते हैं, हर दुकान पर। तो बिस्किट यानी पार्ले जी यानी बिस्किट। जैसे टूथपेस्ट को कोलगेट बोल देते हैं और कोलगेट को टूथपेस्ट बोल देते हैं, एक ही बात है। दुकानदार को कहेंगे कोलगेट दे दो, वो कोई भी टूथपेस्ट उठा के दे देगा, उसके लिए वो कोलगेट ही है। अगर वो बोलेगा नहीं भाई साहब कोलगेट दे दीजिए, तब वो कहेंगे अच्छा कोलगेट चाहिए, तब वो कोलगेट देंगे, मतलब कि वो ब्रांड का नाम हो जाता है। अब देखिए पार्ले जी बिस्किट है, दुकानदार के पास में आता है और भाई जो भी आता है वो पार्ले जी बिस्किट लेने आता है, और इस कंपनी को काफी लंबे टाइम से मुनाफा मिल रहा है। लेकिन अब और भी कोई चाहता है कि इस क्षेत्र में काम करे। मान लीजिए एक नई कंपनी आई है, बिस्किट की कंपनी ब्रिटानिया, ठीक है, ब्रिटानिया आ गई कंपनी, स्पेस नहीं है। अब ये ब्रिटानिया कंपनी कह रही है इस दुकानदार को कि आप हमारी कंपनी के बिस्किट बेचिए। तो दुकानदार कहेगा कि भाई मेरे को तो पार्ले जी की कंपनी 2% का बेनिफिट दे रही है, मुझे 2% का बेनिफिट दे रही है, मैं आपके बिस्किट क्यों बेचूं। तो ब्रिटानिया ने कहा चलो ये आपको 2% दे रहे हैं, मैं आपको 2.5% दे रहा हूँ, आप बेचिए। तो भाई अब इस दुकानदार के पास में एक आदमी आया, बोला पार्ले जी बिस्किट दे दो। वो बोलेंगे अरे भाई साहब क्या पार्ले जी बिस्किट के पीछे पड़े हो, ये नई कंपनी के बिस्किट आए हैं, उतना ही तो रेट है, खा के देखिए और ये बढ़िया है। वो बोलेगा चलो ठीक है दे दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम जब पार्ले जी वाले आएंगे डिलीवरी लेके, तो दुकानदार कहेगा नहीं भाई साहब मत दे के जाओ, हमारे पहले वाले ही पड़े हैं। अब इस पार्ले जी वाले को टेंशन हो जाएगी कि क्या हुआ, अब ये कहेगा कि मैं कच्चा माल सस्ते में ले लूं, कच्चा माल सस्ते में ले लूं। अब सस्ते में अगर ये लेगा तो ये क्या करेगा, ये किसान से बात करेगा, ठीक है, किसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और किसान को बोलेगा कि इतने क्षेत्र की जो उपज है ना वो आप मुझे दे दो और इतने में मैं दूंगा। अब किसान को कर्जे की जरूरत है तो भाई वो दे देगा। अब ये पार्ले जी बिस्किट वाले जो हैं वो अपने क्षेत्र में और ज्यादा विस्तार करेंगे। अब ये किसान के ऋण में डूबता जाएगा। इससे क्या आ गई, अनियमितता, आर्थिक अनियमितता आ गई, ठीक है, लोगों के अंदर प्रतिस्पर्धा आ गई। लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के लिए उपयुक्त उपबंध करने जरूरी है ताकि किसी का शोषण ना हो पाए। और उसके लिए क्या जरूरी है कि राज्य और नौकरशाही ऐसे उपबंध करे ताकि प्रतिस्पर्धा होती रहे लेकिन उपयुक्त तरीके से हो। इसीलिए नौकरशाही का लोकतांत्रिक होना जरूरी है। आई बात समझ में? ग्रेट। अब इतना ही नहीं, वर्तमान समाज में आर्थिक और अनियमितता जैसे
मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, काला धन, धन बेनामी संपत्ति, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ये सारी गलत चीज़ें हैं। ब्लैक मनी होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, काला धन हो गया, बेनामी संपत्ति होगी, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। 2 नंबर से पैसा आ रहा है लोगों के पास में। इस चीज़ को रोकने के लिए जो तंत्र है वो जिम्मेदार होना चाहिए। और जिम्मेदार कैसा होगा? अगर लोगों का काम करेगा वहां पर बैठ के तभी तो हो पाएगा। लोगों का इंटरेस्ट होगा काम करने में तभी। वो सुबह से लेके शाम तक एक ही प्रकार की फाइलें देख रहे हैं, एक ही प्रकार की फाइलें देख रहे हैं, कोई फील्ड में जाने का कोई टाइम नहीं है, काम का बर्डन इतना ज़्यादा है, कैसे वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर उसका खुद का मन है कि ये काम मेरे, उसका खुद का इंटरेस्ट है कि ये मेरे पसंद का काम है, तो वो खुद करेगा, अपना काम निपटा के भी वो जाएगा। ठीक है, जैसे मूवी देखने के लिए कई लोग टाइम निकाल ही लेते हैं जब पसंद का काम होता है तो, है ना। तो इसके लिए इन सब चीज़ों को, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बातों को रोकने के लिए प्रशासन तंत्र स्ट्रोंग होना चाहिए और ये इसे नियंत्रित करना शासन की जिम्मेदारी भी है। वर्तमान अवस्था उत्तर उदारवादी जो है, हमारी वर्तमान की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तर उदारवादी है। वो अब लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में बदल रही है। लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में बदल रही है। देखो, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था एक बार यहाँ पर अपने समझ लेते हैं। टाइम चाहे ज़्यादा लग जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ आना चाहिए। ठीक है, लोकतांत्रिक, देखिए हमने बात की उदारवादी, जिसको अपने कह रहे हैं, चलो एक अपने एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सरल विनिमय, ठीक है, अर्थव्यवस्था, सरल विनिमय अर्थव्यवस्था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पूंजीगत अर्थव्यवस्था, पूंजीगत विनिमय अर्थव्यवस्था और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। ठीक है, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था, पोस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। अब देखो, सरल विनिमय अर्थव्यवस्था में क्या होता है? इसके अंदर जो श्रमिक होता है, काम करने वाला जो श्रमिक होता है, वो खुद ही स्वामी होता है अपने काम का। टेलर मास्टर को ले लो, वो काम भी खुद करते हैं और स्वामी भी अपने काम के होते हैं। गांव में होते हैं जो टेलर, वो उनके पास में क्रिएटिविटी होती है, सृजनशीलता होती है, प्राकृतिक सुख होता है, वो अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक सुख होता है, अरे सॉरी, ठीक है, प्राकृतिक सुख होता है। प्राकृतिक सुख यानी अपने घर पे बैठ के वो काम कर रहे हैं। सामाजिक सुख, आके कोई कह रहा है, भाई टेलर साहब आपने तो बहुत बढ़िया कपड़े बना के दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट होता है, यहाँ पर रोजगार का अभाव होता है। ठीक है, सरल विनिमय जो अर्थव्यवस्था होती है, वहां पर रोजगार गारंटी का अभाव होता है। कभी कोई आया कपड़े सिलवाने के लिए, कभी कोई नहीं आया, तो इससे इस व्यक्ति का जो दिमाग है ना, वो अपने रोजगार पर रहेगा। ना तो वो क्रिएटिविटी कर पाएगा, ना ही वो सुख ले पाएगा, ना ही वो सामाजिक सुख ले पाएगा। ठीक है, वो सारी बातें उसकी खत्म हो जाएंगी। और पूंजीगत अर्थव्यवस्था क्या कहती है? सिर्फ रोजगार गारंटी देती है। पूंजीगत अर्थव्यवस्था जो है वो रोजगार गारंटी देती है। वो बोलते हैं सुबह से लेकर शाम तक आप हमारे यहाँ पे काम कीजिए और आपको ये सैलरी मिल जाएगी। सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आपको काम करना है और आपको हम खूब सारा 50,000 रुपये दे रहे हैं। तो भाई अब ये व्यक्ति क्या है? श्रमिक बन गया, स्वामी नहीं बन पाया। अभी ये सृजनशीलता खत्म होगी, अकेले कॉलर सिलने का काम दे दिया भाई वहां पे जाके कंपनी ने। प्राकृतिक सुख, घर में बैठे अब वो काम नहीं कर रहा, सुबह 6-7 बजे जा रहा है, बच्चे सो रहे हैं, शाम को 6 बजे आ रहा है, थका हारा, बच्चे को डांट दिया, बच्चा साइड में हो गया, चलो भाई। सामाजिक सुख, अब समाज में आने जाने वाली कोई बात ही नहीं रही, तो सामाजिक सुख भी खत्म हो गया। तो ये पॉइंट समझ आ गया। पूंजीगत अर्थव्यवस्था के अंदर सिर्फ रोजगार गारंटी होती है, लेकिन लोकतांत्रिक जो अर्थव्यवस्था है वहां पर व्यक्ति जो है वो कहेगा कि मैं ये काम करूंगा, मेरे काम के इतने पैसे हैं, वो अपना काम खुद करता है और घर पे बैठ के जब वो काम करता है तब वो क्या बन गया? खुद ही श्रमिक और खुद ही स्वामी है। अब जिस पसंद का वो काम करेगा, अब मान लीजिए एक मैथ का टीचर है,
मैथ का टीचर है, स्कूल में गया है वो इंटरव्यू के लिए, लेकिन वहां पर ज़रूरत है हिंदी के टीचर की। लो भाई, बोले कि लो आप हिंदी पढ़ाइए और आपको इतनी सैलरी मिल जाएंगे। तो अब इस मैथ वाले का तो हो गया काम चौपट। अब इस टीचर को, मैथ्स वाले टीचर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया, मैथ्स के टीचर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल गया। अभी अपनी मर्जी से पढ़ा रहे हैं, क्रिएटिविटी के आधार पर पढ़ाएंगे, लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में अपने परिवार में बैठ के पढ़ा रहे हैं, प्राकृतिक सुख मिल गया है इनको। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर इसने बेहतर काम किया है तो जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर ये पढ़ा रहे हैं उन्होंने तारीफ कर दी, सामाजिक सुख मिल गया, और प्लस रोजगार, रोजगार गारंटी इनको मिली हुई है। ये है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था। क्लियर है? तो अब देखिए हमारा समाज जो है वो लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ये इसमें जब चेंज होगा तो नौकरशाही में भी तो चेंज होना चाहिए, पुरानी नौकरशाही थोड़ी ना चाहिए। अब इतने प्रकार की लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है और नौकरशाही अगर हमारे पास में पुरानी है तो कैसे काम चलेगा? नौकरशाही भी तो लोकतांत्रिक होनी चाहिए ना। तो इसीलिए नौकरशाही तंत्र में भी जो चेंज है वो जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। फिर बात करते हैं आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की बात। आधुनिक प्रौद्योगिकी की अभूतपूर्व प्रगति और उपलब्धियों ने जहां मानव को प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाया है, तो वहीं क्षण भर में विनाश के साधन भी निर्मित कर दिए। साइंस की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है, चांद तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन एक तरफ तो अगर हमने उपलब्धियां प्राप्त की है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस को अगर आज हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याओं को अगर हम फेस कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी ही है, भागदौड़ ही है। ठीक है, प्रदूषण जो है वो आज की समस्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है ये। अगर हमें विजय प्राप्त करने के लायक बनाया है, दूसरी तरफ पूरे 1 सेकंड के अंदर सभी खत्म करने के साधन भी हमारे लिए निर्मित कर दिए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जरूरी है कि नौकरशाही इतनी सक्षम होनी चाहिए कि वो लोगों को जागरूक कर सके उन सब बातों के बारे में जो जरूरी है समाज को जाननी। समाज को पता होना चाहिए कि अगर हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो उसे किस हद तक करना है। ठीक है, जब तक हम, देखिए टेक्नोलॉजी हम पे डिपेंड होनी चाहिए कि हम कैसे यूज करने हैं, ना कि हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होनी चाहिए। जैसे अब मोबाइल पे हम डिपेंड हो गए, फोन हम पे डिपेंड नहीं है कि मुझे कौन चलाएगा, हम डिपेंड हो गए फोन पे। 1 घंटा फोन इधर उधर चला जाए तो जान सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। तो उन सब चीज़ों से निपटने के लिए नौकरशाही का चेंज होना भी ज़रूरी है। क्लियर है? ठीक है, इस वीडियो का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के अबाउट में जाके मिलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आप लिख लेना, आधुनिक अर्थव्यवस्था की जटिलता, अर्थव्यवस्था की जटिलता विधिगत श्रम विभाजन, ठीक है, और नौकरशाही की भूमिका को परिवर्तित करने की मांग कर रही है। यानी कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था बदल रही है उस प्रकार से जो आज की विधिगत श्रम विभाजित नौकरशाही है उसकी भूमिका को चेंज करने की मांग की है। चेंज करने की मांग की है, यहाँ पर ये नहीं बताया कि हम लोकतांत्रिक नौकरशाही की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप सुझाव दीजिए किस तरीके की नौकरशाही आप का सुझाव आप देना चाहेंगे। तो आप यहाँ पर लोकतांत्रिक नौकरशाही का सुझाव दे सकते हैं। ऊपर हमने सारा कवर कर लिया है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड एंजॉय द वीडियो। इफ यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।